कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के एक चार्जशीट में आया है। आरोप है कि जिससे प्रियंका ने जमीन खरीदी उसी को मुनाफा कमाकर बेच दी है। ईडी का ये मामला असल में काफी पेचीदा भी है। बात असल में ये है कि ईडी ने हाल ही में डिफेंस डीलर संजय भंडारी और उसके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है और इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ अन्य नाम भी शामिल हैं। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए की विशेष अदालत में भगौड़े संजय भंडारी के साथ सह आरोपी सीसी थम्पी के खिलाफ 21 नवंबर को चार्जशीट दायर की थी और इसमें कहा गया है कि प्रियंका, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के अलावा थम्पी ने 2005-2008 के बीच फरीदाबाद में 531 एकड़ जमीन खरीदी। इनमें से थम्पी ने 486 एकड़, रॉबर्ट वाड्रा ने 40 एकड़, जबकि प्रियंका ने दिल्ली के रियल एस्टेट एजेंट HL पाहवा से 5 एकड़ जमीन खरीदी। प्रियंका ने ये 5 एकड़ जमीन 2006 में खरीदी। 4 साल के बाद 2010 में उन्हीं पाहवा जी को बेच भी दी। ईडी ने प्रियंका पर कोई आरोप नहीं लगाया है। कुछ इस तरह की भी मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन ईडी की चार्जशीट में प्रियंका का नाम तो दर्ज है। क्या इससे प्रियंका गांधी जो है उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं? क्या ये गांधी परिवार को चुनाव में उलझाने जैसी कोई कोशिश दिखती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला और स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो ईडी के घेरे में प्रियंका गांधी वाड्रा और ये जो आरोप उन पर लगे हैं, जो कि प्रेस रिलीज किया है ईडी ने, वो कितने गंभीर है और कुछ और भी सवाल हैं जो हम चाहते हैं कि स्ट्रेट टॉक में उन सवालों पर समझने की कोशिश की जा सके। हमारे पैनलिस्ट के जरिए ये सवाल एक नज़र में देख लेते हैं क्या है आज के। क्या ईडी की चार्जशीट में प्रियंका वाड्रा पर लगे आरोप गंभीर दिखते हैं? पहला तो यही समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये भी कहा गया है कि प्रियंका पर ईडी ने सीधे सीधे कोई आरोप नहीं लगाया है, लेकिन चार्जशीट में नाम दर्ज है। क्या ईडी के एक्शन से प्रियंका वाड्रा की जो राजनीतिक छवि है उस पर कोई असर पड़ेगा? क्या कोई नुकसान प्रियंका गांधी वाड्रा को उठाना पड़ेगा? क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ करप्शन का ये मुद्दा असरदार रहेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं लोकसभा के जो चुनाव है उसमें यूपी पॉलिटिक्स और प्रियंका गांधी का जो रोल रहा है उसे लेकर भी बातें हो रही है, इसलिए ये सवाल समझा जाना बहुत जरूरी है। और क्या लोकसभा चुनाव में ये गांधी परिवार को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश दिखती है? एक सवाल ये भी। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ चुकी है नीलम चौधरी और थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे सुनील शुक्ला, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। नीलम मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। और क्योंकि हरियाणा का ये जो मामला है मैम, मुझे याद है कि इसी मामले पर बीजेपी काफ़ी घेरती रही थी तत्कालीन प्रदेश की कांग्रेस सरकार को, और दामाद के नाम को लेकर जो है हुड्डा सरकार पर काफ़ी तंज कसे गए और एक करप्शन के खिलाफ जो है जनता में एक लहर बनाने की कोशिश भी की गई थी और गुस्सा भी देखा गया था। सत्ता परिवर्तन यूं ही नहीं हुआ था, ये भी एक वजह रही थी। अब जब इसी मामले में ये जो सामने आया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा चार्जशीट में इनका नाम शामिल हुआ है लेकिन कोई आरोप नहीं है, आप क्योंकि आप कानूनी मामलों की जानकार भी है, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि इस मसले में अब जब प्रियंका गांधी का नाम शामिल हो गया है तो कैसा ये मसला है, कितने गंभीर आरोप हैं और राजनीति पर क्या असर होगा उसको मैं बाद में समझूंगी। पहले ये आरोप कितने गंभीर हैं? नेहा, जहां तक इस केस का सवाल, अगर हम जैसा आपने थोड़ा सा ब्रीफ भी किया है कि जो हरियाणा के ही एक हिस्से की जो जमीन है वो वाड्रा ने करीबन जो 40 एकड़ के आसपास खरीदी थी और उसी टाइम पे प्रियंका वाड्रा के नाम से भी 5 एकड़ जमीन खरीदी गई थी, जिसमें कि एक एस्टेट एजेंट HL पाहवा थे और उन्होंने ही ये जमीन वापस खरीद भी ली थी 2010 में। तो ये वो जमीन का मामला है। लेकिन इस केस में आप देखें, जो 2 दिन पहले एक प्रेस रिलीज हुई है उसमें सीसी थम्पी जो है उनका एक जिक्र किया गया है, जिन्हें 2020 में अरेस्ट किया गया था जी। उस समय उन्होंने ये कहा था कि वाड्रा के साथ उनके बड़े कोर्डियल रिलेशंस हैं और वो सेम काइंड ऑफ बिजनेस में हैं। तो ये चीज प्रेस रिलीज में मेंशन की गई है। और उस समय जो एक संजय भंडारी, जैसे आपने मेंशन भी किया, उन्होंने लंदन में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसकी रिपेयर के लिए वाड्रा के अकाउंट से पैसे गए थे और वाड्रा उस प्रॉपर्टी पे कई बार रुके भी है। तो ये प्रेस रिलीज में मेंशन किया गया है। तो एक रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश की गई है। लेकिन जो अभी कल जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें प्रियंका वाड्रा का पहली बार नाम आया है जी।
तो आप एक देखें, केस मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है और हम लोग जानते हैं कि पिछले काफी समय से गांधी परिवार के अगेंस्ट बहुत सारे केसेस जो है वो फाइल भी किए जाते हैं। और इवन आप देखें नेशनल हेराल्ड का जो मामला है, पिछले 13-14 महीने से उसकी कोई सुनवाई भी नहीं हुई है। तो इस और अभी इलेक्शन फिर से नजदीक है जी। जब भी इलेक्शन नजदीक आते हैं तो बीजेपी के लिए सबसे फेवरेट मुद्दा होता है वाड्रा और प्रियंका के करप्शन केसेस को सामने लाना, दामाद जी वाला जो एक स्लोगन है उसका इस्तेमाल करना। ये बड़ा अपील करता है पॉलिटिकली, ये जो इशू है बड़ा अपील करता है जब वे भाषण देते हैं। पब्लिक भी खूब तालियां उनके इन पे बताती है। तो अब फिर से इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं और इसमें जो है प्रियंका का नाम आने से ज्यादातर लोग अचंभित हैं। लेकिन आप देखिए बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो मेनली किसके अराउंड घूमती है? कांग्रेस को खत्म करने के। और कांग्रेस की जान किसमें है? गांधी परिवार के अंदर। वही उसकी जो आप एक कह सकते हैं कि एक एनर्जी वहीं से आती है। और प्रियंका गांधी अभी पिछले जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उसमें भी काफी एक्टिव थी और उन्होंने बड़ी बड़ी रैलीज भी ऑर्गेनाइज की हैं। अभी तक वे उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी थी। अभी कल ही जो है वहां पे अविनाश पांडे, वो प्रभारी का काम उनको झारखंड के प्रभारी थे, उनको बना दिया गया उत्तर प्रदेश का प्रभारी। जी नेहा। तो मैम राजनीति में तो खैर मैं बाद में समझना चाहूंगी, लेकिन ये ईडी की क्या ये जो आरोप है कि इन्होंने जमीन खरीदी और उन्होंने जो है 4 साल में जमीन वापस बेच दी, तो क्या ये बहुत गंभीर मसला है? वैसा मसला जैसा कि रॉबर्ट वाड्रा की स्काईलाइट जो भी उनका जो प्रोजेक्ट है, उनकी जो कंपनी है जिस पर गंभीर आरोप लगे थे मुनाफाखोरी के, क्या वैसे ही गंभीर आरोप अब प्रियंका गांधी पर ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में उनको समन भी भेजा जा सकता है? क्या ये ऐसा मामला है? नेहा, आपको याद होगा हरियाणा सरकार ने भी वाड्रा के अगेंस्ट काफी सारे केसेस फाइल किए हुए थे, लेकिन उसी ने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि उनके अगेंस्ट उनके पास कोई सबूत नहीं है। तो बेसिकली उनके ऑलरेडी सारे केसेस क्लोज हो चुके हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल हंटिंग के लिए वाड्रा और प्रियंका के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना, और प्रियंका के मामले में जो 5 एकड़ जमीन है वो करीबन 20 लाख के आसपास खरीदी गई थी और 4-5 साल बाद 40 लाख की बेच दी गई। तो वो इतना तो प्रॉफिट किसी को भी हो सकता है। तो टेक्निकली ऐसा इसमें कोई भी मैटर नजर नहीं आता, लेकिन ये ज्यादा जैसा कि हम ईडी के केसेस में देखते हैं, ये पॉलिटिकल हंटिंग है। इलेक्शन के समय इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये प्रूफ होता है कि नहीं, बीजेपी का इससे कोई कंसर्न नहीं होता। और जो सीसी थम्पी है, जो कि संजय भंडारी जैसे जो भगौड़ा है उसके मामले में सह आरोपी है, उससे जो कनेक्शन बिठाने की कोशिश दिखती है ईडी की, ये अगर स्टैब्लिश हो जाता है तो क्या प्रियंका पर जो है मुश्किल जो है बढ़ती दिख रही है? देखिए, सीसी थम्पी के साथ कनेक्शन क्या है कि वो और वाड्रा, उनके रिलेशन जो है वो कॉर्डियल है, दोस्ताना भी हो सकते हैं, पारिवारिक भी हो सकते हैं। और दूसरा, बोथ आर इन द सेम काइंड ऑफ बिजनेस, कि दोनों एक ही तरह का बिजनेस करते हैं। अब अगर आप इसी में तोमर के बेटे का केस देख लें, देवेंद्र तोमर का, जो कनाडा से एक जगमनदीप ने बार बार वीडियो कॉल पे कहा कि वो मेरे साथ बिजनेस करना चाहते थे, 500 करोड़ की ऑफर भी थी। तो सेम काइंड ऑफ बिजनेस। और उसने वीडियो अपलोड किया है कि वो तोमर के घर कितनी बार डिनर किया है, उसकी वाइफ को उसने कितने बड़े बड़े गिफ्ट दिए हैं। लेकिन हमने देखा उस मामले में कुछ भी नहीं हुआ, कोई केस फाइल नहीं हुआ जी। तो आप देखें ईडी ने किसके अगेंस्ट केस रजिस्टर करना है, किसके नहीं, इट डिपेंड्स कि उसके बीजेपी के साथ कैसे रिलेशंस है। तो ये जो चीज बार बार नजर आती है, यही चीज इस तरफ इशारा करती है, क्योंकि प्रियंका वाड्रा जो है वो एक चुनौती बनती जा रही है और लोगों को काफी अट्रैक्ट कर रही है। अपील भी उनकी अच्छी है जनता के अंदर। तो इसलिए जो कांग्रेस का ये कहना है कि उन्हें इसका शिकार बनाया जा रहा है और जबरदस्ती उनका नाम चार्जशीट में डाला गया है जी। और इस मुद्दे ने हरियाणा की राजनीति में भी एक बड़ी भूमिका निभाई है। हालांकि इसी मुद्दे के जरिए मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा को करप्शन के मामले में घेरने की कोशिश कर रही है मैम। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या प्रियंका गांधी की जो राजनीतिक छवि है वो इतनी इस स्थिति में आप देख पा रही हैं कि उत्तर प्रदेश में, जहां पर बीजेपी कह सकते हैं कि तुष्टीकरण में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि अब तो वो 400 प्लस सीटें जो है आश्वस्त भी दिख रही है, ऐसी स्थिति में क्या बीजेपी को इसकी जरूरत पड़ रही है? नीलम मैम। नेहा, जहां तक यूपी की पॉलिटिक्स का सवाल है,
हमने देखा 2022 में भी उन्होंने कैंपेनिंग की थी, लेकिन कुछ खास जो वो है वो सीटों का अरेंजमेंट कांग्रेस को नहीं दिला पाई थी। हाँ। तो जहां तक यूपी की पॉलिटिक्स का सवाल है, इसीलिए शायद उन्होंने उसको प्रभारी का जो पद है वो यूपी पॉलिटिक्स से छोड़ दिया है, बिल्कुल अलग हो गई हैं। एक तो ये कि वो प्रभारी जो एक दायित्व है उससे अलग हुई है। दूसरा, आप एक और चीज देखिए कि अभी जो 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा शुरू हो रही है, उसमें कैंपेनिंग के लिए कांग्रेस के पास सिर्फ 2 चेहरे हैं, एक राहुल गांधी और एक प्रियंका गांधी जी। सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं रहती तो मोस्ट प्रोबेबली वो ज्यादा कहीं कहीं ही पार्टिसिपेट करेंगी। तो एक तो ये कि उन्हें राजनीति से इसलिए अलग किया गया है। दूसरा, जैसे कि कांग्रेस को भी ये मालूम था कि उनका जो नाम इस तरीके से आ सकता है, तो ये एक आप कह सकते हैं प्रिवेंटिव स्टेप्स लिया गया है कि उन्हें कांग्रेस की जो पॉलिटिकल पोजीशंस है उनसे बाहर निकाला गया है। तीसरा, देखिए कि यूपी को अगर हम छोड़ दें तो तेलंगाना और मध्य प्रदेश में जो बहुत बड़ी बड़ी रैलियां प्रियंका गांधी ने की हैं, वो वाकई में जो महिला वोटर्स हैं उनको आकर्षित करती हैं, जो युवा हैं उनको भी आकर्षित करती हैं। और वे जब अपनी माँ सोनिया गांधी और दादी इंदिरा गांधी जी का जिक्र करती हैं, तो जो लोगों के चेहरे पर एक आत्मीयता और एक अटैचमेंट नजर आती है, वो अलग ही तरह की होती है जी। तो वो एक काफी क्राउड को अट्रैक्ट करती हैं, और इस चीज पर बीजेपी की नजर है। वे जानती हैं कि वो एक क्राउड पुलर बनती चली जा रही है, तो एक पॉलिटिकल फोर्स के रूप में वो कांग्रेस में स्थापित हो रही है। तो डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन वो कैंपेनिंग के लिए एक मास लीडर सबके सामने आ रही है, तो नेचुरली वो एक चैलेंज लगता है। और आप देखिए, कपिल सिब्बल ने ही कुछ टाइम पहले ईडी के कामों को देखकर कहा था कि इंडिया में कभी भी कोई भी कहीं भी अरेस्ट किया जा सकता है, पीएमएलए एक्ट जो है ये बेहद सख्त है जी। तो अगर बीजेपी को जरूरत पड़ती है और वो थोड़ा सा आप ये कहें कि थोड़ा सा अगर उसको सेंसेशनलाइज करना चाहती है इलेक्शन को, तो प्रियंका वाड्रा को अरेस्ट भी कर सकती है। जबकि हमने देखा है कि पिछले 9-10 सालों से राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी का नाम बहुत बार इस्तेमाल किया गया है, उन्हें बहुत बार ईडी के लिए बुलाया भी गया है, लेकिन उन्हें कभी अरेस्ट नहीं किया गया। क्या ये वैसा मामला हो सकता है जैसे अशोक गहलोत के खिलाफ वो लाल डायरी का जिक्र तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते थे, लेकिन उस लाल डायरी को लेकर जांच एजेंसी ने क्या कदम उठाया, किस तरह की कार्रवाई की, फिर चुनाव खत्म होते ही इस तरह की कोई सुगबुगाहट खत्म हो जाती है। ठीक वैसे ही भूपेश बघेल के खिलाफ जो महादेव सट्टेबाजी ऐप है उसके खिलाफ जितनी उस समय खबरें आती थी, फिर चुनाव के खत्म होते ही अब वो खबरें आनी भी बंद हो गई हैं। क्या इस मामले को भी वैसे जोड़कर देखा जा सकता है कि चुनाव तक ये मामला जो है वो सुर्खियों पे बना रहेगा, या फिर ईडी की कार्रवाई जो है वो सक्रिय ज्यादा दिखेगी? करेक्ट नेहा, अगर हम इलेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बीजेपी की यही स्ट्रेटजी नजर आती है, और वो बार बार धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल करती है। वो जैसे लाल डायरी है, लाल डायरी में क्या है आज तक किसी को नहीं पता, उसमें कुछ है भी कि या सारे पन्ने खाली हैं। जब लहराई गई थी तो बिल्कुल नई डायरी थी और अब उसका जिक्र भी नहीं है। तो और इसी तरह से जैसे आपने महादेव ऐप का इस्तेमाल के बारे में बताया, उस महादेव ऐप का करीबन 13 महीने पहले जो भूपेश बघेल थे खुद उसके अगेंस्ट जांच शुरू कर चुके थे। 450 लोगों की जो अरेस्ट हो चुकी थी, और उन्होंने बार बार सेंटर को कहा कि आप इसे बंद कर दीजिए। लेकिन वोटिंग से केवल 4 दिन पहले इलेक्शन वोटिंग को आप कह सकते हैं कि उसको किसी तरह से अफेक्ट करने के लिए भूपेश बघेल का नाम लिया गया, और जिस व्यक्ति ने कहा कि उसने कुरियर से पैसे भेजे हैं उसको अरेस्ट कर लिया गया। कुरियर से पैसे भेजे गए हैं, तो आप देखें इलेक्शन मशीनरी को किसी को नहीं पता चला इतने पैसे कहां से आए, और बाद में अब उसकी बात भी नहीं होती है। तो इलेक्शंस के समय इस तरह के इश्यूज उछालना तो बीजेपी की एक टैक्टिक्स में शामिल है, और बाद में वो उसकी परवाह नहीं करती। 2014 के इलेक्शन भी तो इसी तरह, अगर आपको याद हो, केवल करप्शन के मैटर पे थे, और पिछले 10 सालों में कितने लोग अरेस्ट हुए जी। ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर किसी ने कुछ किया होता तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई तो जेल के सलाखों के पीछे होता ना, तो अभी तक हमें कोई नजर नहीं आता। सो ये एक इलेक्शन जो आप ये कह सकते हैं पॉलिटिकल हंटिंग की तरफ ज्यादा जाता है, उसका शॉर्ट टर्म गेन उसमें से लिया जाता है। प्रियंका गांधी वाड्रा का पहली बार ईडी की चार्जशीट में नाम आया है, और लोकसभा के चुनाव भी हैं, और ऐसे में उनकी पॉलिटिकल इमेज को क्या डेंट लगेगा इस मामले से, और क्या वो जो एक स्टार प्रचारक के रूप में उभर रही हैं, इसीलिए इसको जो है रोकने के लिए और उनको उलझाए रखने के लिए ये कथित रूप से जांच एजेंसी की कार्रवाई। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला भी जुड़ चुके हैं स्ट्रेट टॉक के साथ। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर मैं आपका स्ट्रेट टॉक में।
और नीलम जी से इस मुद्दे पर बातचीत के दौरान मैं समझ रही थी कि आखिर ये मामला कितना गंभीर है और कितना गंभीर है प्रियंका गांधी पर लगे ये आरोप कि उन्होंने ज़मीन खरीदी और बेची भी। सुनील शुक्ला सर, मैं उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के तहत इसको समझने की कोशिश करना चाहूँगी कि प्रियंका को वहाँ का प्रभारी जो है हटा दिया गया और इसे प्रियंका गांधी की एक बड़ी नाकामी भी बताई गई है। आप किस तरह से देख रहे हैं ईडी के इस मामले को और प्रियंका गांधी की पॉलिटिक्स को? धन्यवाद नेहा जी। जी, एक तो उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। आपने ये कहा कि उन्होंने जमीन खरीदी, ये प्रियंका गांधी के ऊपर आरोप नहीं है, यह वाड्रा के ऊपर आरोप है। इस चार्जशीट में उनका नाम है, न तो आरोपी के रूप में उनका नाम है और न ही उसमें उस घटनाक्रम में शामिल होने का। एचएल पहवा जी हैं जिससे उन्होंने जमीन खरीदी और 4 साल के बाद बेची। ये प्रियंका गांधी ने नहीं खरीदी है, प्रियंका वाड्रा ने। जी ना, प्रियंका वाड्रा ने नहीं खरीदी, उनके पति ने खरीदी है। जी, ये आरोप है। प्रियंका गांधी के नाम का उल्लेख है उसमें, लेकिन जो खरीद फरोख्त का जो भी आरोप है वो रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर है। जो ईडी की तरफ से बातें कही जा रही, उससे प्रियंका गांधी के नाम उस आरोप पत्र में रखा गया। इसकी आवश्यकता की न तो आप आरोपी हैं, न ही आप दोषी हैं, न ही आप गवाह हैं, एक नाम डाल दिया गया। तो आप इसी से समझ लीजिए कि इस पूरे मामले का उद्देश्य क्या हो सकता है। एक भ्रष्टाचारी के रूप में प्रचारित करने के अलावा और क्या मंतव्य हो सकता है। दूसरी चीज, कोई भी भ्रष्टाचार में शामिल हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी छोटा व्यक्ति हो, अगर भ्रष्टाचार के ऊपर कोई तथ्य उनके खिलाफ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जी। जांच एजेंसियां कार्रवाई करें। जिस हरियाणा में रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर जमीनों के खरीद फरोख्त का आरोप लगते रहे हैं, उस हरियाणा राज्य में लगातार दूसरी टर्म में बीजेपी की सरकार जी। कोई कार्रवाई नहीं हुई रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर। लगातार 2 साल से, पिछले 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ। कोई सिवाय पूछताछ के अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी से कोई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर भ्रष्टाचार में शामिल रहे हैं तो क्या 10 साल का समय कम होता है कि उसकी जांच न पूरी हो जाए, उसके तथ्य सामने न आ जाए? ये तो केवल चुनाव के ऐन मौके पर विरोधी दलों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करने क्या, यह पहली बार तो हो नहीं रहा है। और आप इसको ये भी नहीं कर सकते ना कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई। भ्रष्टाचारियों में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ तो आरोप लगाया था बीजेपी ने ही। क्या किया? कौन सी कार्रवाई हुई? वो विपक्ष के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है पश्चिम बंगाल में। ये असम के मुख्यमंत्री जी, उनके ऊपर तो बीजेपी ने ही आरोप लगाया था भ्रष्टाचार के जी। वो बीजेपी में जब तक कांग्रेस के नेता थे तो भ्रष्टाचारी थे, बीजेपी में शामिल हो गए तो मुख्यमंत्री बन गए। कोई जांच नहीं हो रही है। अजीत दादा पवार के खिलाफ तो प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया था कि एनसीपी नेचुरल करप्ट पार्टी की बात कही थी उन्होंने, और कई लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इस आरोप लगाने के भोपाल में उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि किसी भ्रष्टाचारी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं हो सकता जी। और उसके कुछ ही दिनों के बाद अजीत दादा पवार बीजेपी में शामिल हो गए और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार में, गठबंधन की सरकार जो है उस मुख्यमंत्री बन गए। कौन लोग भ्रष्टाचारी हैं? जो क्या विपक्ष में जो लोग हैं वो भ्रष्ट हैं, और जो लोग बीजेपी में शामिल जा रहे हैं भ्रष्ट नहीं है। तो आप जब इस तरह की कार्रवाई करते हैं, और दूसरी चीज, मान लीजिए कि आपने जो सत्तारूढ़ दल के लोग उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष में जो लोग जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, आप 10 साल का समय बीतने के बाद भी अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तो क्या माना जाएगा उसको? उसको कैसे माना जा सकता है कि आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं या भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई समझौता आप नहीं करना चाहते? अगर अपने दल में सत्तारूढ़ दल में शामिल नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती, तो क्या ये मान लीजिए स्वीकार किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है? और 10 सालों तक सत्ता में रहने के बाद विपक्षी नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे और कोई कार्रवाई ना हो, 10 साल तक कोई भी महत्वपूर्ण साक्ष्य सामने ना आ पावे, तो क्या मान लिया जाए कि वो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं? 10 साल का समय कम होता है क्या? इस 10 साल के दौरान तो उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया होगा ना जी। इस 10 साल के पहले कोई घटनाएं सामने होंगी, तो क्या ये इतना समय पर्याप्त नहीं था?
और दूसरी चीज कि अगर प्रियंका गांधी ने के ऊपर जमीन खरीदने या जमीन का रख रखाव करने या उन लोगों के साथ संबंध रखने का आरोप सीधे नहीं है, तो आरोपी नहीं है, वो केवल रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी है। इस बिना पर आरोप लगाने का क्या मतलब हो सकता है सिवाय राजनीति के? इस पूरे घटनाक्रम का आप राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं? दूसरी चीज कि अगर आपने कहा कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की इंचार्जशिप से हटा दिया गया, पार्टी का अपना अंदरूनी मामला, इस बिना पर उस नेता को असफल कैसे कर सकते हैं? अगर ये तो तथ्य है कि कांग्रेस का जो प्रचार अभियान था हिमाचल प्रदेश में वो प्रियंका गांधी के जिम्मे था। प्रियंका गांधी ने पूरे चुनाव अभियान को चलाया, वहां तो कांग्रेस जीती। कर्नाटक के चुनाव में, तेलंगाना के चुनाव में प्रियंका गांधी ने जबरदस्त तरीके से प्रचार किया कांग्रेस की ओर से। तो यह इस बिना पर कि उत्तर प्रदेश में जो प्रभार उनके पास था, वो भी उस प्रभार से आपको मुक्त कर देने का मतलब हुआ कि आप खारिज कर दिए, आपका राजनीतिक असर खत्म हो गया। यह तर्कसंगत निर्णय नहीं है, ये पार्टी का अपना मामला है, उसको कहाँ रख दे क्या नहीं रख दिया। लेकिन ये जरूर है कि लेकिन कांग्रेस यूपी में मजबूत नहीं बन पाई उनके नेतृत्व में, क्या इसके लिए उन्हें असफल नहीं कहा जाएगा? पिछले कई दशकों से वहां पार्टी मजबूत नहीं है, कई दशक हो गए। इसका पार्टी के कमजोर होने का ठीकरा केवल एक आदमी पर क्यों फोड़ना चाहते हैं हम आप? इसके लिए तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस को सोचना चाहिए कि वह कमजोर क्यों है। ये बड़ा सवाल है, बिल्कुल आपका सवाल लाजिमी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब ये सक्रिय हुए हैं तभी से कांग्रेस कमजोर है जी। ये जरूर है कि इनके सक्रियता के बावजूद वह जमीन नहीं मिल पाई है कांग्रेस को, जो आधार कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में रहा है। लेकिन ठीक है, उसके अनेक कारण हो सकते हैं। किसी एक व्यक्ति की असफलता है, मेरा मानना है कि यह इस तरह का निर्णय बहुत तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। हाँ, पूरे नेतृत्व की असफलता है कि आप इतने बड़े राज्य में जहां पे आप सालों साल सत्ता में रहे हैं, आप अपनी जमीन क्यों नहीं तलाश पा रहे हैं? ये पूरे पार्टी के ऊपर एक टिप्पणी, और उनको अपनी राजनीति के बारे में सोचना चाहिए, किस तरह की राजनीति वो चलाना चाहते हैं, किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। जी सुनील सर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि प्रियंका पर अब जो ये आरोप लग रहा है, तो क्या उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे का कोई खास असर या फिर इस मुद्दे का असर हरियाणा में ज्यादा देखने को मिल सकता है? इस मुद्दे का कहीं कोई असर नहीं पड़ता मुझे, मेरी अपनी निगाह में। ये लोग भी समझने लगे हैं कि इस तरह के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। आम चुनाव के मौके पर इस तरह के आरोप का क्या मतलब हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि इस देश की जनता इस तरह की गतिविधियों को नहीं समझती है। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि 10 साल से की सरकार है ना बीजेपी केंद्र में जी, क्या 10 साल में भी साक्ष्य नहीं मिले? और 10 साल में साक्ष्य नहीं मिलेगा तो आज ही आप ये कैसे, अभी आप केवल आरोप की बात कर रहे हैं, उसमें भी आरोपी नहीं है प्रियंका गांधी। तो ये इस देश के भी लोग समझते हैं चुनाव के ठीक मौके पर इस तरह के आरोप का क्या मतलब होता है। मुझे लगता है कि देश की जनता समझती है इसको। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत दूरगामी राजनीतिक असर पड़ेगा जी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी इसका प्रयास करेगी, इसका प्रचार करेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। क्या ये एक एक करके जितने भी विपक्ष के नेताओं पर ईडी की कार्रवाई हुई है या फिर अन्य जांच एजेंसियों की कार्रवाई हुई है, ये उसी तरह का एक मामला समझा जाए कि ये भ्रष्टाचार को बनाए रखने की एक रणनीति है जो केंद्र सरकार अपनाए हुए है और इसका चुनाव में भरपूर इस्तेमाल किया जाता है? नीलम मैम। नेहा, देखे जहां तक ईडी का सवाल है, कांग्रेस कई बार ये कहती है कि ईडी का काम भ्रष्टाचार को खत्म करना है, लेकिन वो अपोजिशन को खत्म कर रही है। इट मीन्स जो भ्रष्टाचार है वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बड़ा इशू है कि जो विपक्ष है उसको किस तरह से काबू में किया जाए। तो इसलिए ईडी को एक सरकारी मशीनरी के रूप में भी विपक्ष द्वारा कहा जाता है कि वो इलेक्शन के समय एक्टिव हो जाती है, स्पेशली वहां जहां अपोजिशन की गवर्नमेंट है या उनके जीतने की पॉसिबिलिटी है, वहां ईडी छापे मारने के लिए पहुंच जाती है। और जो लोग जो भी इस तरह के जो सो कॉल्ड करप्ट लीडर्स हैं, अगर वे बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हैं तो वो बच भी जाते हैं। अभी हाल ही में आप देखिए, एक नवाब मलिक का बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। उनके केस में ईडी ने कोर्ट में ये कहा कि उनकी फाइल गुम हो गई है। तो फाइल गुम हो गई है तो इसके लिए कोर्ट ने भी उन्हें समय नहीं दिया कि आप नई फाइल बना लें, बल्कि उनको वो केस ही खत्म कर दिया गया।
तो आप देखिए, अगर आप एक एनसीपी के नेता है वो, और उन्होंने हाल ही में बीजेपी के साथ कोalition गवर्नमेंट ज्वाइन भी की है, तो अगर आप सरकार में शामिल हो जाते हैं तो आपके पास बचने के बहुत रास्ते हैं, आपके केस भी खत्म किए जा सकते हैं। हेमंत बिस्वा की पत्नी के अगेंस्ट था ना एक जो 10 करोड़ के आसपास एक सरकारी स्कीम के साथ उनका पैसा आया था। तो बीजेपी के केसेस के लिए ईडी नहीं जाती है, लेकिन अपोजिशन के लीडर्स के पास स्पेशली जब इलेक्शन का टाइम होता है तब ईडी और दूसरी एजेंसियां छापेमारी के लिए पहुंच जाती हैं। लेकिन इलेक्शन खत्म होते ही आप देखें फायदा किसको होता है, बीजेपी गवर्नमेंट को ही होता है, उन्हीं की सरकार बनती है, और जैसे ही सरकार बन जाती है सब मुद्दे भी खत्म हो जाते हैं। और यही की चीज जो है वो प्रियंका जो वाड्रा है उनका नाम चार्जशीट में शामिल करने से एक सेंसेशन आ जाती है पब्लिक में कि हाँ उनका नाम है, और दूसरी कहानी अपने साथ ऐड कर दी जाती है। तो वाड्रा और प्रियंका गांधी परिवार का नाम और करप्शन का नाम साथ में लेने से बीजेपी को पॉलिटिकल बेनिफिट होते हैं, वे उसका पूरा फायदा उठाते हैं, और वे इस चीज की परवाह नहीं करते कि इलेक्शन के बाद क्या होगा। तो जी, ये न्याय यात्रा के दौरान क्या सुनील सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या ये न्याय यात्रा के दौरान क्योंकि जनता तक पहुंच बनाने की कोशिश कांग्रेस और गांधी परिवार कर रहा है, क्या हम ये उम्मीद करें या फिर ईडी उनको पूछताछ के लिए बुला सकती है या फिर उनको तलब कर सकती है, समन भेज सकती है, कुछ इस तरह की घटना का हम देखें कि भविष्य में हमें देखने को मिल सकता है? सुनिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। ईडी किस बिना पर बुला सकती है? आरोपी हैं, उस किसी अपराध में वो शामिल है, कुछ आधार तो होना चाहिए ना। ईडी बुलाने के लिए तो किसी को बुला सकती है जी, लेकिन कुछ तो आधार हो। ये तो मतलब ईडी बुलाने के लिए तो सामान्य किसी नागरिक को बुला सकती है जी, लेकिन अगर मुझे लगता है कि अगर वो बुलाते भी है तो अब अरविंद केजरीवाल को तो लगातार बुला रही है, कहाँ जा रहे हैं? हेमंत सोरेन को बुला रही है, कहाँ जा रहे हैं? सबके अपने अपने व्यवस्थाएं हैं। हाँ, ईडी बुलाएगी, बुला सकती है, बुलाने के लिए उसके अधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती जी। और निश्चित रूप से इस पूरे घटनाक्रम का जो इस मौके पर ये केवल इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है। इंडिया दल समूह को या कांग्रेस के ऊपर तोहमत लगाने की, भ्रष्टाचार में शामिल होने का जो आरोप लगाया जाता रहा है, उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश है जी। लेकिन सबके जहन में जो, और यह निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक समुदाय है उसको भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि उसको अच्छा, बिल्कुल उनको भी अच्छा लगता होगा, लेकिन जन सामान्य भी इसको स्वीकार कर लेगा तो ये लोगों के मन में सवाल नहीं पैदा होंगे जी। कि 10 साल में आप कुछ नहीं किए, ये चुनाव जो शुरू हो गया तब आप ये पता नहीं चले आए। तो मुझे नहीं कि इसका कितना असर पड़ जाएगा या राजनीति कितना नुकसान हो जाएगा। हाँ, बीजेपी इसका खूब करेगी। लेकिन क्या प्रियंका गांधी को कम से कम इतनी खबरों के बीच जो है किसी तरह का स्पष्टीकरण या फिर कोई बयान दिए जाने की जरूरत थी, जो कि अभी तक नहीं आई है सामने प्रियंका गांधी की तरफ से? क्यों बयान देंगी भाई? क्या उस पूरे आरोप पत्र में उनके खिलाफ कोई आरोप है क्या? वो तो इससे तो नहीं इनकार कर सकती ना कि रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी है। ये तो तथ्य है। ये केवल इसी बात को अगर इनकार करना हो तो कहीं इनकार कर दे। बाकी तो कोई आरोप नहीं है जिसका वो खंडन करें। उनके ऊपर कोई आरोप तो है नहीं, उनके नाम का उल्लेख केवल है जी। अगर उनके ऊपर यह आरोप होता कि इन्होंने जमीन खरीदी, आरोप है कि उस मकान जो जमीन जो मकान उसका रख रखाव किया, उस मकान में इस तरह कोई आरोप उनके ऊपर होता, किस तरह के मिले होने की इन अपराधियों से जो जिनके ऊपर तरह तरह के आरोप है, तो उनको खंडन करना चाहिए कि कितनी गलत है कितनी सही है जी। लेकिन कोई आरोप तो उनके ऊपर है नहीं, जितना मैं पढ़ा जी। लेकिन रिएक्शंस तो आ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से रिएक्शंस तो आए हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी जो है एक खेल है जो कि ईडी की तरफ से बार बार विपक्षी नेताओं की तरफ खेला जाता है। ये स्वाभाविक सी बात है, ये तो स्वाभाविक, तो कोई रिएक्ट करेगा। हम आप भी कह रहे हैं इसी बात को। मैं कह रहा हूँ कोई भी व्यक्ति के भ्रष्टाचार में शामिल है उसको संरक्षण देने का कोई तर्क नहीं बनता, बिल्कुल सजा होनी चाहिए। लेकिन सत्तारूढ़ दल का भ्रष्टाचारी और विपक्ष के भ्रष्टाचारी भेद भी खत्म होना चाहिए जी।
नीलम मैम, एक और बहुत ही अहम जो है आरोप लगाया है, बहुत गंभीर आरोप कहूंगी बल्कि, कि कर्नाटक के बीजेपी के एक वरिष्ठ विधायक है जिन्होंने बीएस येदियुरप्पा पर एक गंभीर आरोप लगाया कि उन्होंने कोरोना काल के दौरान मास्क की जो है जरूरत से ज्यादा बिलिंग बनाई, उसकी कीमत वसूली गई है और लगभग ये 4,000 करोड़ का जो है ये घपला जनता के पैसे को लूटा गया है। लेकिन इस पर किसी तरह की कोई जांच या फिर कुछ ऐसा नहीं सामने आ पाया है। लेकिन मैं फिर भी आपसे तो इस सवाल को समझने की कोशिश करूंगी कि क्या प्रियंका गांधी, क्योंकि वो कांग्रेस की ही नहीं बल्कि अब मैं तो ये कहूंगी कि इंडिया गठबंधन की एक स्टार प्रचारक तो हैं ही, तो उनको इस मुद्दे पर जितनी खबरें चलाई जा रही हैं उनका ईडी की चार्जशीट में नाम दर्ज किए जाने को लेकर, उस पर कुछ तो स्टेटमेंट जो है उनको देना चाहिए, या फिर बचना ही जो है एक कुशल राजनीतिज्ञ की जो है कार्यशैली दिखती है। नहीं, बचने की कोई मत का सवाल नहीं है। कैसे, अगर कोई आरोप आपके ऊपर हो तो उसका जवाब उनको देना चाहिए। कांग्रेस तो कह दिया कि भाई ये नाम ही शामिल करके राजनीति करने की कोशिश की जा रही है जी। कोई आरोप उनके ऊपर हो तो उसका स्पष्टीकरण दे, वो या स्पष्टीकरण अदालत में देगी या चार्जशीट दाखिल होगी तब देगी। लेकिन नाम आ गया और उस पर अपना वक्तव्य जारी करना शुरू कर दे, मौके पर जो बोलना होगा बोलेंगे। लेकिन मुझे सवाल ये लगता है कि अगर कोई आरोप उनके ऊपर नहीं है, अगर कोई आरोप नहीं है तो उस राजनीति उस विमर्श को आगे बढ़ाने की क्या जरूरत है? जी ठीक है। नीलम मैम से भी समझ लेती मैं। नीलम मैम, आपका क्या कहना है? एक बात पूरी कर दूं जी। जो आपने कर्नाटक की बात कही जी, कर्नाटक में पहली बात बड़े आरोप लगा है। और जिस येदियुरप्पा साहब जो मंत्री थे येदियुरप्पा सरकार में, उनको हटाया गया था, उनके खिलाफ कौन सी जांच हुई? कोई पहली बार हो रहा है क्या? और कर्नाटक के नहीं, देश के किसी राज्य में सत्तारूढ़ दल के किसी नेता के खिलाफ अगर कोई आरोप लगा, कोई जांच हुई है? महिला पहलवानों को लेकर के जो ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप लगे, क्या बीजेपी ने कोई संगठनिक कार्रवाई की अपनी पार्टी के स्तर पर? ठीक है, अदालत में कार्रवाई चल रही है, लेकिन क्या पार्टी ने भी अपने स्तर पर कोई कार्रवाई की? नहीं की जी। नीलम मैम, आपसे समझना चाहूंगी इसी सवाल का उत्तर, क्या प्रियंका गांधी अगर स्टार प्रचारक है और बहुत हमलावर दिखती हैं वो बीजेपी के खिलाफ भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी, तो क्या उनको इस मामले पर कोई इसी तरह से आक्रामकता भरा कोई बयान देना चाहिए था? देखिए, प्रियंका वाड्रा जो है एमपी के इलेक्शंस के दौरान सिंधिया और प्रधानमंत्री मोदी पर उन्होंने डायरेक्ट अटैक करने शुरू कर दिए थे और उनका जो एक शैली है वो लोगों को प्रभावित भी करती है। तो अनडाउटेबली वो एक स्टार प्रचारक है और आने वाली इंडिया न्याय रैली में भी वो भाग लेंगी। तो जहां तक उनके नाम का सवाल है, वो बीजेपी के जो प्रशंसक हैं उनमें एक अलग सा जोश भर देता है जब वो भाषणों में गांधी परिवार का नाम लेते हैं, प्रियंका गांधी का नाम लेते हैं, तो बीजेपी को एक पॉइंट मिल जाता है गेन करने के लिए। लेकिन प्रियंका गांधी को इन सब चीजों की परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे अपना जैसे रूटीन का काम कर रही हैं पार्टी के लिए, जनता के लिए, उसी तरह से करते रहेंगे। वे एक, आप देखिए, वो पहलवान महिलाओं से भी मिलती हैं। यूपी में कोई भी किसी भी महिला के अगेंस्ट कोई अपराध होता है तो वो उनसे भी जाकर मिलती है। तो एक बहुत ही, आप कहते थे कि सिंपैथेटिक चेहरा है जो कि लोगों के साथ जुड़ाव महसूस करता है, तो वो उस तरह की एक नेता बन रही हैं। पॉलिटिक्स में बेशक डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस का प्रचार प्रसार अच्छे से करती हैं। तो इसलिए जो बीजेपी है, बाकी जैसे केजरीवाल के अगेंस्ट भी उन्होंने फिर से एक नया समन जारी कर दिया 3 जनवरी के लिए, तो एक सेंसेशन बनाने के लिए, जो मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए प्रियंका गांधी या केजरीवाल जैसे नेताओं का ये जो पॉइंट कही आपने कि मेन मुद्दों से, जो मुख्य मुद्दे हैं जो राहुल गांधी बार बार कहते रहे, सुनील सर, क्या ये बार बार धीरज साहू ईडी और फिर केजरीवाल ईडी और अब प्रियंका गांधी का एक नया नाम आ गया इसमें, तो ये वही जो है चलन है, जो ट्रेंड है वही दिख रहा है और ये लगातार ये चेहरे बदलते रहेंगे और कार्रवाइयां इसी तरह से होती रहेंगी जब तक केंद्र में बीजेपी सरकार। एक फाइनल कमेंट समझना चाहूंगी सर, संक्षेप में, समय समाप्त हो गया है जी। धीरज साहू को लेकर के तमाम बातें कही गई, अब कोई बात नहीं कही जा रही है। और धीरज साहू को लेकर के बीजेपी ने जो बातें कही, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई अधिकृत बयान नहीं आया। धीरज साहू का एक बयान आया कि हमारे व्यापार से जुड़ा हुआ मामला है, जो लोग व्यापार से जुड़े हैं उसका जवाब देंगे, उचित मौके पर जवाब देंगे। जिसने जांच की, जिसने पैसे की बरामदगी की, उस एजेंसी को बोलना चाहिए ना जी। राजनीतिक दल का क्या औचित्य बनता है कि उसे बयान करे हो? तो केवल और केवल एक मुद्दे का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है।
मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी भ्रष्टाचारी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश भी नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जब आप ये कोशिश करते हैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई होती है उसकी विश्वसनीयता खतरे में पड़ती है। जी, यानी कि ये सारे जो मसले हैं, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कम और चुनावी स्टंट ज्यादा दिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सुनील सर, समय समाप्त हो गया। नीलम मैम, आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। तो प्रियंका गांधी वाड्रा, ईडी की चार्जशीट में नाम दर्ज हो चुका है और आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा कि ईडी की कार्रवाई जो है वो और ज़्यादा जो है क्विक हो गई है। बार बार समन भेजे जा सकते हैं, हो सकता है पूछताछ के लिए भी बुलाया जाए, क्योंकि ज़मीन खरीद और बिक्री का एक मामला है और जिसे जोड़ा जा रहा है सीसी थम्पी, रॉबर्ट वाड्रा के बीच क्या रिश्ते हैं, क्या ये रिश्ता प्रियंका वाड्रा के साथ भी, और ये करप्शन का जो मसला है ये क्या लोकसभा चुनाव में बार बार उछाला जाएगा और ये प्रियंका गांधी की राजनीति को कितना नुकसान पहुंचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी दर्शकों को और उनसे उम्मीद है कि वो इन सवालों पर अगर कुछ बात रखना चाहते हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर आप हमें अपना ईमेल ज़रूर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।